नमस्कार। आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पाठ का अध्ययन करेंगे। यह 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यह राजनीति शास्त्र विषय से लिया गया है। तो हम यहाँ पर समझेंगे पहले कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, आखिर ये लोकतंत्र है क्या। तो हम लोकतंत्र के बारे में यहाँ समझेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र, जब हम पाठ को समझ जाएंगे तो उसके तथ्यों को भी समझ सकते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, जो कि आम भाषा में बोला जाता है। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब की भी कुछ भाषाएं होती हैं और उन सब चीज़ों का भी अध्ययन करना चाहिए। यह अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना होता है, जिसमें लोगों का शासन है। संस्कृत में लोक जनता तथा तंत्र शासन इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों का एक मिश्रण से बना हुआ है। यह कोई अलग चीज नहीं है, यह सब बहुत सारे चीजों को अपने में समाहित करता है, तब यह बना है लोकतंत्र। अब हम समझेंगे यहाँ पर सत्ता। सत्ता का मतलब होता है पावर। अगर कोई व्यक्ति किसी अपनी मर्जी के आधार पर कुछ ऐसे काम करवा सकता है जो वह नहीं करना चाहता है लेकिन करता है, तो इसको हम कहते हैं सत्ता। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है लाभ या हानि, दोनों होता है। तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो इसमें कुछ टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है आपका लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। आखिर ये द्वंद्ववाद क्या है। हम सभी इस पाठ में सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। पहला है जाति, धर्म, लिंग आधारित सामाजिक विषमता राजनीति में किस प्रकार दिखाई देती है। इसमें तो पहला पॉइंट आपका है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। इसमें लोगों के हित तथा उसके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। इसके कारण द्वंद्ववाद का जन्म होता है। इसका जो जन्म है द्वंद्व के रूप में होता है। पहली घटना 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या मात्र 34% थी, लेकिन 2001 में यह बढ़कर 57% हो गई। ये उदाहरण के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। मुंबई में सबसे अधिक कल कारखाने, जिसमें यहाँ के लोग की आय अधिक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार पिछड़े राज्यों में यहाँ पर बैंक के द्वारा ऋण न मिलने से इस स्थिति को हम देख सकते हैं। हमारा राज्य क्या है, पिछड़ा हुआ है। वहीं मुंबई को हम भारत की वित्तीय संसाधनों का राज्य भी कहा जाता है। मुंबई में बिहारियों को मारा गया, पीटा गया। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में बिहारियों छात्रों के साथ मारपीट आदि। तो ये जो लोकतंत्र के द्वंद्व हैं आपके समाज में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तथ्यों के आधार पर हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो जाति, धर्म, संप्रदाय को निशाना बनाया जाता है। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर दिखाई देता है। तो ये द्वंद्व की जो स्थिति है, ये ऐसा क्यों होता है। तो हमारे समाज में भी आपने देखा होगा कि द्वंद्वात्मक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हमारे यहाँ ये मौजूद है। मैक्सिको की ओलंपिक समारोह में विरोधियों का रूप में नस्ल आधारित और बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं, भाषा विभाजन है। भारत में भी अग्र जातीय व पिछड़ी जातियों में अक्सर टकराव देखी जा सकती है। दलितों व पिछड़ों की यह
अंतर्द्वंद का ही उदाहरण है। दूसरा आपका है टॉपिक लोकतंत्र व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का स्वरूप। इन घटनाओं को देखते हैं और भेदभाव से अलग तरीके से देखते हैं। अमेरिका में नस्लवाद भेदभाव है। अमेरिकी धावक टोनी सिम्स और जॉन कॉलर्स नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिका अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित, श्रीलंका में क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर, और भारत में भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि पर भी यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का रूप प्रस्तुत होता है। सामाजिक भेदभाव व विविधता में उत्पत्ति। आखिर सामाजिक भेदभाव व विविधता क्या है? यहाँ जाति व वंश कोई भी न कर सकता है, यह जन्म पर निर्भर होता है। दलित का बच्चा दलित, यहाँ पर स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म पर परिणित होता है। सामाजिक विभाजन जन्म आधारित होता है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, यहाँ कई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो वह दूसरे समुदाय का सदस्य बनता है, अतः समुदायों के हित साधन व दूसरे के विस्थापित भी हो सकता है। चौथा है आपका पॉइंट सामाजिक विभिन्नताओं और सामाजिक विभाजन में अंतर करना है। तो हम इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मुंबई में जो हिंसा हुई उसमें धर्म, लिंग, जाति वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। दूसरा उदाहरण आप समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों का हिंसा का शिकार होना। आगे पॉइंट समझते हैं, यहाँ धर्म के आधार पर एक हो सकते हैं लेकिन क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर विचार विपरीत हो सकते हैं। अतः हम सभी एक हैं, लेकिन सवर्ण, दलितों, गरीब, वंचित व बेघर आदि अमेरिकी में और श्वेत अश्वेत सामाजिक विभाजन का रूप है। विश्व स्तर पर यह विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर है। आप नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गरीब हैं। कोई देश छोटा है या बड़ा, सामाजिक विभाजन स्पष्ट आप देख सकते हैं। काका कालेलकर और मंडल आयोग द्वारा आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। इससे हिंसा, तनाव भी हुआ। इससे राजनीति पर जातीय लेबल लगना शुरू हो गया। 70 के दशक में कमावेश संपूर्ण भारत की सामाजिक और देखता है। कवि नानादेव 6 साल में कविताएं लिखी हैं। उनके द्वारा जो कविताएं हैं उनको सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, बहुत ही अच्छी है। आगे पॉइंट को समझते हैं, स्वर्ण व मध्यम पिछड़े जातियों की संघर्ष। राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। कई पार्टी अपने समुदाय और हित में राजनीति का आधार तैयार करती है। अब हम यहाँ पर सामाजिक विभाजन में 3 धारक तत्वों को समझेंगे। जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का, असम असमियों का, गुजरात गुजरातियों का भावना दमन नहीं होगा, भारत की अखंडता को खतरा है। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं और भारत के लिए ही जन्म लिए हैं। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, आपने बिहार में 80 और 90 के दशक में राजनीतिक दृष्टि
साल्विया में जाति समूहों में टुकड़ों में बट गया होगा। आपने उदाहरण में यह समझा भी है। भारत में पिछड़े दलित प्रति न्याय की मांग की सरकार शुरू में खारिज करती रही है। श्रीलंका में एकता के तमिलों की मांग अक्सर विभाजन को देखा गया है। और समाज में जो विभाजन होता है उसको भी आप समझते हैं और देखते भी हैं। सामाजिक विभाजन का निर्धारण भी देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, लिंग विभेद का स्वरूप। यह सत्ता में जातिगत, राजनीतिक, दलित, पिछड़ी जाति राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। संभवतः असमानता भारत के छुआछूत, वंशानुगत, पेशा आदि। यहाँ पेशा समुदाय व्यवस्था जाति कहते हैं। समुदाय भी मिलती जुलती पेशा है। अगर कोई भी समुदाय किसी दूसरी जाति से विवाह करता है तो उसे समुदाय से निकाल दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण व्यवस्था। वर्ण एक व्यवस्था है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र को हम कहते हैं। यह श्रम पर आधारित था। इसके बाद यह जाति का रूप ले लेता है। धीरे धीरे दलित जाति में जागृति आई और हमारे संविधान में तृतीय भाग में जाति भेदभाव का निषेध किया गया। संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता की अधिकार दी गई है। दूसरा, छुआछूत की भावना को अपराध घोषित किया गया। तीसरा, औसत आर्थिक हैसियत का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है। अब हम राजनीति जाति के बारे में समझेंगे। क्या है जाति? हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, परंतु यही एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति पहलू है। निर्वाचन के वक्त पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जातीय समीकरण पर बहुत ध्यान देती है। दल विशेष की पहचान भी जातिगत भावना के आधार पर होती है। चुनाव की जाति में ह्रास की प्रवृत्ति। चुनाव की जातिगतता में ह्रास। राजनीति में जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है। निर्वाचन का गठन जाति के मतदाता के निर्णय भूमिका निभाती है। दूसरा, कोई पार्टी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं। उस जाति के ज़्यादा लोग पार्टी में वोट देते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति के मतदाता के सामने उसकी जाति का भी उम्मीदवार, सरकार या राजनेताओं की लोकप्रियता उसके जाति मुखौटा के कारण नहीं बढ़ती जाती है, बल्कि उसके कामकाज के कारण भी बढ़ती है। और हमारे समाज में भी चुनाव में जातिगत ह्रास की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। जाति के अंदर राजनीतिक, आर्थिक जाति को राजनीति भी प्रभावित करती है। यहाँ पर आपका टॉपिक है, अब उसको समझते हैं। जाति राजनीति को प्रभावित करती है। आज के राजनीतिक प्रमुख उद्देश्य दलित, वंचित तथा पिछड़े जातियों को जमीन, संसाधन, अवसर उपलब्ध कराना होगा। सत्ता में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। आगे आपका पॉइंट है धर्म, सांप्रदायिक व राजनीति। भारत में सभी धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ आस्था पर आधारित हिंदू धर्म में शैव परंपरा, वैष्णव, कबीरपंथी, जैन तथा बौद्ध धर्मावलंबी बहुत हैं। और हमारे यहाँ जो गांधी जी ने एक बार कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है।
भारत में सांप्रदायिकता दंगों का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक समुदाय ही हुआ है। तीसरा, महिलाओं में असुरक्षा, शोषण तथा अत्याचार के अधिक से अधिक बातें धर्म और राजनीति से जुड़ी होती हैं। अब हम समझेंगे सांप्रदायिकता। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति है। तीसरा, धर्म विशेष राजनीतिक पत्र पोषक कहलाता है। चौथा, राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। इसकी परिभाषा धर्म, समुदाय, सांप्रदायिकता, राजनीति जन्म लेने लगता है और इस अवधारणा को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। आगे पॉइंट है आपका, राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप। आखिर ये क्या है? तो सांप्रदायिकता धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरा, धार्मिक अवधारणा, धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के हैं। दूसरा, सांप्रदायिक राजनीतिक गोलबंदी, किसी खास धर्म अनुयायियों से किसी पार्टी पक्ष में मतदान करना। और तीसरा, आज़ादी के बाद कई जगहों पर कई पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का उदाहरण है। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश बना। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई। हमारे यहाँ कोई धर्म राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सब लोग स्वतंत्र हैं। धर्म के आधार पर विभेद न करना है। लैंगिक मसले पर राजनीतिक। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। स्त्री पुरुष, जैविक बनावट, रूढ़िवादी विचार, लैंगिक भेद आदि हमारे यहाँ 1991 और 2000 में जनगणना में देखा गया कि महिलाएं 85% कृषि से जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं की साक्षरता दर 54% है। महिलाओं की ऊंची पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं 7 से ज़्यादा घंटे काम करती है। यह एक पूर्वाग्रह भी कहा जा सकता है। और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। हमारे यहाँ हमारे देश में भारतीय लोकतंत्र लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, तब भी इसका प्रतिशत मात्र 11% है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3, संयुक्त राज्य अमेरिका में 16.3, इटली में 16.1 और आयरलैंड में 16.2, फ्रांस में 13.4, पश्चिमी देश में 70% है। पिछली लोकसभा में 40% महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि अपराध से जुड़ी हुई थी, लेकिन 15वीं लोकसभा में चुनाव में मतदाताओं ने अपराधियों को नकारते हुए 90% महिलाओं को संसद में भेजा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए एक सुखद समाचार के साथ आया है। आज हम जो पाठ पढ़े हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसमें तथ्यों को शामिल किया गया है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पर देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।